हेलो देयर, लास्ट क्लास में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के में वर्क डन और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन देख लिया था। इस प्रोसेस में आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में आइसो का मतलब होता है सेम, बारीक का मतलब होता है आपके पास प्रेशर। बार जो है यूनिट है हमारे पास प्रेशर की। ठीक है। तो ऐसा प्रेशर, ऐसा प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रेशर प्रोसेस जिसमें आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर बेशक से चेंज होता रहे पर प्रेशर जो है हमको वो कांस्टेंट रखना है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर है ये हमारे पास क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन जो कि हमारे पास पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है। ठीक है। क्योंकि आपके पास एन आर बाई पी प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट, ये तो इटसेल्फ एक कांस्टेंट है और प्रेशर भी आपने कांस्टेंट बोल दिया है। तो इसकी इक्वेशन आती है, जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। या फिर आप बोल सकते हैं कि वी वन, ठीक है, वी वन डिवाइडेड बाई वी टू विल बी इक्वल टू टी वन डिवाइडेड बाई टी टू। तो ये इसकी इक्वेशन रहती है हमारे पास किसकी? ऐसे प्रोसेस की जिसमें प्रेशर आपके पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है। या फिर बोल लो आइसोबारिक प्रोसेस की। तो इसकी इक्वेशन कोई पूछे तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें आपके पास वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम देखिए, बिल्कुल स्मॉल से वर्क डन का फॉर्मूला, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला है पीडीवी। ठीक है। एक्सपेंशन हो तो आपके पास पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन हो तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना, तो हम क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेट वर्क डन निकल आएगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है, सपोज करो इसको वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वो तो सीधा सीधा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अंदर बचता है डीवी V1 से V2। ठीक है। डीवी V1 से V2। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर बाहर। ठीक है। डीवी, ये वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? V, और वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2, या वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल। तो वर्क डन जो आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या V2 माइनस V1 आप चाहो तो ये लिख सकते हो। तो इसका सिंपल सा वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। अगर आपके पास ये कंप्रेशन होगा तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, तो नेगेटिव अपने आप वर्क डन आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सपेंशन है तो डेफिनेटली आपके पास फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, तो पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा, राइट। ठीक है। इतना तो पता है ना हमको कि भाई जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में क्या, वॉल्यूम इंक्रीज करती है। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगी तो वर्क डन डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास कंप्रेशन ऑफ द गैस है तो फाइनल वॉल्यूम कम रहेगी इनिशियल से। ठीक है। तो आपके पास वर्क डन डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है। इसी फॉर्मूले को अगर आप टेम्परेचर की टर्म में लिखो तो देखिए क्या बनेगा। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। पीवी इज इक्वल टू, आप इसको लिखते हैं एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, क्योंकि आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी होता है एनआरटी के बराबर। तो यहाँ से एन आर कॉमन आ गया तो अंदर बचता है फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन आपका टेम्परेचर की टर्म में इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है। और वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर आपके पास इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है। इस के जो एग्जांपल बनते हैं हमारे पास, इसका एग्जांपल जो है हमारे पास ये है बॉइलिंग प्रोसेस और मेल्टिंग प्रोसेस। इसकी एग्जांपल भी वही है, बॉइलिंग प्रोसेस और मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है। अब ये कैसे, देखिए, बॉइलिंग प्रोसेस जस्ट आपको याद रखना है कि जो बॉइलिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि बॉइलिंग प्रोसेस आइसोथर्मल भी होता है। ठीक है। चलो, बॉइलिंग प्रोसेस आइसोथर्मल भी होता है, एक बात होगी। बॉइलिंग के दौरान क्या होता है कि जब आपके पास लिक्विड को आप बॉईल कर रहे होते हो, बॉइलिंग एक्चुअली में हम बॉइलिंग प्रोसेस में बोल रहे हैं कि लिक्विड जो है वेपर फेज में कन्वर्ट होने लग रहा होता है। ठीक है। तो लिक्विड है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर फेज अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो प्रेशर उस टाइम पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब हो क्या रहा होता है कि जब आपके पास लिक्विड से आपके पास वेपर फेज आ रहा होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होती है। क्या कर रही होती है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होती है। टेम्परेचर आपका सेम रहता है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है। क्योंकि जो कुछ हीट जो आपको मिलती है, जो बॉइलिंग के दौरान जो आप कुछ हीट दे रहे हो, ये इस हीट का कुछ हिस्सा तो आपके पास क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्यों वॉल्यूम क्यों इंक्रीज कर रही है? बेशक से आपने ढक्कन रखा हो, पर लिक्विड से वेपर में जाओगे तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा होती है। ठीक है। तो हीट गिवन का एक हिस्सा आपके पास किस में चला जाता है?
वॉल्यूम इंक्रीज करने में, और दूसरा हिस्सा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में चला जाता है। आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, पर वो इंटरनल एनर्जी के भी दो पार्ट होते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। ठीक है, हम बोल रहे हैं खाली पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब तक चेंज नहीं होती तब तक आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मानेंगे हम। ठीक है, तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। पोटेंशियल भी क्यों चेंज होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिफरेंस है ये आपके पास इंक्रीज कर रहा होता है एक्सपेंशन के दौरान, इसलिए। ठीक है, तो इस होल प्रोसेस के दौरान आपके पास प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, तो ये आपके पास आइसोबारिक एक्सपेंशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हम बात करें अगर कि इसका पीवी डायग्राम कैसा होगा, ये जस्ट आपको एग्जांपल का नाम बस वैसे याद रख लेना है, कोई पे यूज नहीं होता। तो इसका अगर हम पीवी इंडिकेटर डायग्राम देखें, ठीक है, तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम में हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पे सपोज करो प्रेशर ले लिया और इस एक्सिस पर वॉल्यूम ले ली। तो क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहना है, तो हम लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस कांस्टेंट कहाँ पे होगा, कांस्टेंट वाई एक्सिस के कांस्टेंट जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए प्रेशर मान लो यहाँ पे 5 एटमॉस्फेरिक है, तो इस पॉइंट पे भी 5 ही है, इस पॉइंट पे भी 5 है, इस पॉइंट पे भी 5 है, इस पॉइंट पे भी 5, मतलब कि आपके पास जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम इसका बनेगा, that will be parallel to volume axis, that will be parallel to volume axis। ठीक है, तो आपने आइसोबारिक प्रोसेस का अगर पीवी डायग्राम बनाना है तो ये हरदम वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अगर इसकी स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप जो है हमारे पास 0 होता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है कोई लाइन, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन है, तो 0 का एंगल बना रही होगी आपके पास। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ले ले और यहाँ पर प्रेशर ले ले तो कैसा डायग्राम आएगा, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है ना, तो ऐसा डायग्राम आएगा फिर आपके पास। पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस आपको याद रखना है कि इसका ग्राफ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस रहता है आइसोबारिक प्रोसेस में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर प्रेशर जो ये है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी बनवा लेते हैं। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा ये और देख लो। तो मान लो हमने यहाँ पर ले लिया एक जगह पे वॉल्यूम, एक जगह पे ले दिया टेम्परेचर। अभी हमने इसमें देखा था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी इसकी इक्वेशन है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास इसका ग्राफ इस तरीके से, इस तरीके का रहेगा आपके पास। ठीक है, अगर एक्सपेंशन है तो उस तरफ, क्योंकि वॉल्यूम उस तरफ इंक्रीज कर रही है, अगर एरो उधर लगी होगी तो एक्सपेंड हो रही है गैस, और आपके पास एरो इधर लग रही है तो आपके पास गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी हमको इसका पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके से। ठीक है, ये था हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं हमारे पास डिटेल में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक या इसका एक और नाम बताया था मैंने, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब सेम, और आपके पास वॉल्यूमिक का मतलब वॉल्यूम। तो आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर इसकी हम इक्वेशन की बात करें तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है, तो इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, पी इज इक्वल टू एनआर बाई वी इंटू में टी, तो ये सारी टर्म आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा, राइट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या यहाँ से आप लिख सकते हो कि P1 बाय P2 is equal to T1 by T2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है, P1 by P2 is equal to T1 by T2, ये इसकी इक्वेशन है। ओके, अब इसमें और चीज देखते हैं हम, इसमें अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला PdV होता था। ठीक है, डीवी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, पर इस प्रोसेस में तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगी। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो डीवी जीरो होगा हमारे पास, डीवी जीरो होगा तो वर्क डन इस प्रोसेस में क्या रहता है हमारे पास, जीरो के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसके पीवी इंडिकेटर डायग्राम की बात करें, ठीक है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम की अगर बात करें तो हमारे पास ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, अब की बार कौन कांस्टेंट रखनी है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो आपके पास ग्राफ बिल्कुल ऐसा जाएगा, कैसे देखो, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम इतनी है, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम इतनी है, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम इतनी है, हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस रहता है, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस रहेगा। चाहे आपके पास इस ग्राफ में यहाँ पर प्रेशर दे दे, यहाँ पे वॉल्यूम दे दे, तो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ये लाइन बन जाएगी आपके पास, राइट। तो इस तरीके से पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस हमारे पास इसका ग्राफ रहने वाला है। कई बार इसमें भी आपके पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ले लिया, यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, और आपको बनाना है आइसोकोरिक का ग्राफ। ठीक है, तो अभी हमने देखा इसकी इक्वेशन होती है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
सेंटर से होके जाता हुआ, तो ये इस टाइप का इसका ग्राफ रहने वाला है। तो दिस वाज द आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस बोल लो या आइसोवोल्यूमिक, इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं हमारे पास, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखिए आपके पास ग्राफ्स पे और आते हैं एक बार। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है। ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है कि ए से बी तक जाता है, ठीक है, फिर बी से यहाँ तक आपके पास सी तक जाता है, सी से फिर आपके पास बिल्कुल ऐसा नीचे स्ट्रेट, ऐसे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट इधर डी पॉइंट तक आता है, ठीक है। और इसके बाद ये ग्राफ आपके पास इस तरीके का फॉलो करते हुए वापिस ए पे चला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ को देखकर, बाय सीइंग दिस ग्राफ, बाय यूजिंग दिस ग्राफ बोल सकते हो आप, बाय यूजिंग दिस पीवी ग्राफ, आपको क्या बनाना है, आपको एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो चलिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखते हैं इससे कैसा बनेगा, तो समझते हैं। हमने यहाँ पे लिया प्रेशर और यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी प्रोसेस को देखिए, ये पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस है, या फिर आप बोलो देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर ए पॉइंट के लिए भी प्रेशर इतना, बी पॉइंट के लिए भी प्रेशर इतना ही, सी के लिए तो इतना, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपने इस ग्राफ से पहचानना कि जो ए बी प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कि ये आइसो बारीक प्रोसेस है, ठीक है। फिर आपके पास सी डी ग्राफ देखिए, सी डी ग्राफ में किसी भी पॉइंट के लिए आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ग्राफ में क्या देखा कि जो ए बी पोर्शन है, ये ए बी पोर्शन आइसोबारिक प्रोसेस का है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं आपके पास एक बार इस सी डी प्रोसेस को और देखते हैं। तो जो सी डी प्रोसेस है इसमें देखिए ये आपके पास पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है। पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, या आप वैसे चेक कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर वॉल्यूम एक जैसी है। तो सी डी है जो हमारे पास, इसमें दिख रहा है हमको वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस बोलेंगे या आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें तो पता चल गई, ओके। इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन है हमारे पास कि जो इसमें तीन प्रोसेस हुए हैं टोटल मिला के, तीन प्रोसेस में से एक आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक और एक आइसोथर्मल है। तो डेफिनेटली हमको दिख रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ हमने पढ़े थे कि इस तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो बी सी और आपके पास ये बी सी और डी ए, ये दोनों ही ग्राफ आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस के हैं, ठीक है। पर एक में आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो जो बी सी है ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और जो डी ए है इसमें वॉल्यूम कम हो रही है। देखिए डी से आ रहे है तो वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो ये आइसोथर्मल आपके पास कंप्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ग्राफ में हमको दे रखे थे। अब इस ग्राफ की मदद से हमको पीटी ग्राफ बनाना है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ए बी को अगर मैं बनाऊं, तो ए बी में क्या है, आपके पास प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो ए बी में प्रेशर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम इंक्रीज करनी है। देखो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम इंक्रीज, तो देखता एक बात तो तय है कि प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ जो है आएगा तो ऐसा, क्योंकि आपके पास प्रेशर हर जगह सेम रखना है। तो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, हर जगह प्रेशर एक जैसा है, तो ग्राफ आएगा तो ऐसा, है ना। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ गया। पर इसमें हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम भी इंक्रीज करनी है, याद रखो वॉल्यूम भी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज के लिए एक बार देखते हैं आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास इक्वेशन जो होती थी पीवी इक्वल टू एनआरटी से, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती थी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, तो हमको टेम्परेचर बढ़ने की डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि देखिए इस प्रोसेस में दिख रहा है कि आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हुई, तो हमको किधर जाना है, टेम्परेचर इंक्रीज की डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर इंक्रीज हमारे पास इस साइड हो रहा है, तो ये बन गया हमारे पास ए बी प्रोसेस। ए बी प्रोसेस वैसा का वैसा ही दिखेगा इस प्रोसेस में भी जैसा उधर दिख रहा था, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपके पास एक बार इस सी डी प्रोसेस को देख लेते हैं, ठीक है। सी डी प्रोसेस, सी डी प्रोसेस में क्या रहा था हमारे पास, सी डी प्रोसेस में ये देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट रही थी, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो हमारे पास इक्वेशन एक बार याद करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो इस तरीके का बताया था मैंने आपको, ये ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब इस पे किधर डायरेक्शन बनाए, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, पर आपके पास प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से देखिए आपके पास प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज में हमको इस पे लाइन पे किधर दिखाना पड़ेगा, इस तरफ, क्योंकि प्रेशर तो उस साइड कम हो रहा है, नीचे की तरफ आओगे तभी तो ये प्रेशर कम होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो बनेगी लाइन हमारे पास ऐसी कुछ बनेगी हमारे पास सी से डी की, ठीक है। इसका मतलब अब आगे आगे एक बार और देखते हैं, फिर बात करेंगे आपके पास। अब हमको जो बीसी और सीडी प्रोसेस है, अभी ये बना नहीं है ग्राफ, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। जो हमारे पास बी से सी तक का प्रोसेस है,
सो इस ग्राफ में अगर हम बीसी की बात करें, बीसी को कहाँ पर दिखाए, तो बीसी कौन सा प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, राइट। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या रहता है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर हमको वॉल्यूम को इंक्रीज करना है टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। तो देखिए टेम्परेचर एक्सिस यहाँ पर है, ये रहा टेम्परेचर एक्सिस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ये, क्योंकि आपके पास देखिए ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर देख लिए, यहाँ पर देखो इसके लिए भी यही टेम्परेचर है, यहाँ पर के लिए भी यही टेम्परेचर है, यहाँ के लिए भी यही टेम्परेचर, तो ग्राफ आएगा तो ऐसा। अब इस पे साइन नीचे की तरफ बनाना या ऊपर की तरफ बनाना, ये बात है, ठीक है। अब देखिए इस पे साइन जो नीचे की बनाना ऊपर बनाना, उसके लिए देखा हमने कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए, ठीक है। एक बार आपके पास आइसोथर्मल की इक्वेशन याद करो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती थी, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो प्रेशर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर घटाना है, वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, तो ये जो प्रेशर है ये नीचे की तरफ आएगा, प्रेशर नीचे की तरफ घट रहा है ना इस एक्सिस पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास बीसी। अब जो ये वाला कर्व था, जो स्ट्रेट लाइन जो मैं आइसो वॉल्यूमिंग का दिखा रहा हूँ, ये से मैच करना, मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये पहले रैंडम बनाया था आपको दिखाने के लिए, इसको फिर से उससे मैच कर दो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से। तो ये आपके पास यहाँ से इस तरीके से ओरिजिन तक जाता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया था सी से डी तक का पॉइंट, ये दिखा चुका ना मैं आपके पास, ये कौन सा प्रोसेस था आपके पास, आइसो वॉल्यूमिंग, ठीक है। अब आते हैं लास्ट प्रोसेस में। तो डी से ए तक का जो प्रोसेस था, डी से ए तक का प्रोसेस आइसोथर्मल तो है पर कंप्रेशन है। तो डी से ए में भी आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा, पर अब की बार वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज करनी है। वॉल्यूम डिक्रीज करनी है तो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि अब की बार प्रेशर इंक्रीज करना है तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। तो इस ग्राफ को अगर आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर दिखाना चाहो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक ग्राफ को दूसरे टाइप के ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट हमको याद रखना है कि वेरिएशंस किस तरीके से, किस प्रोसेस में क्या चीज चेंज होती है, किस प्रोसेस में क्या चीज चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ और फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास कि हमने जो पीवी डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, पीवी डायग्राम से अगर हमको वर्क डन निकालने को बोल दे, ठीक है, पीवी डायग्राम से क्या निकालने को बोल दे कि वर्क डन कितना होगा ये निकाल दो। तो ये जैसे मान लो आपके पास कोई भी पीवी डायग्राम है, सपोज करो एक्सपेंशन का, कंप्रेशन का, कैसा भी ग्राफ है, मान लो आपके पास इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, ये ए से बी तक हमारे पास ग्राफ गया हुआ है। आपसे पूछा गया कि वर्क डन निकालो ए से बी तक, वर्क डन फ्रॉम ए से बी तक निकालना आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये आपके वर्क एनर्जी थ्योरम वाले वर्क एनर्जी चैप्टर का कंसेप्ट है, क्योंकि आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, पीडीवी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी सी जगह पे छोटी सी वॉल्यूम कंसीडर करो, और पी पी मतलब कि आपके पास लेंथ है, लेंथ कैसे, क्योंकि ये लेंथ होगी, प्रेशर है ना लेंथ, और डीवी ये छोटी सी ब्रेथ होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ गया, एरिया। डीवी कैसे एरिया हुआ, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ही तो डिस्टेंस डीवी है, इस तरफ वॉल्यूम एक्सिस पे, और ये पूरा का पूरा पी है, तो प्रेशर इंटू डीवी क्या, एरिया। अब आप ऐसे छोटे छोटे करते करते ए से बी तक अगर छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते चले जाओ, स्ट्रिप लेते चले जाओ, ये ए से बी तक पहुंच गए, ठीक है। तो नीचे का पूरा अगर करो कि नीचे का आप एरिया निकाल देते हो, तो वही क्या होगा आपके पास, वर्क डन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे डीवी लेकर पी और डीवी को मल्टीप्लाई करते चले जाओ और उन सब को जोड़ दो, तो वही वर्क डन है। तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन ए प्रोसेस, एरिया अंडर द कर्व इन ए प्रोसेस आपके पास क्या होता है, वर्क डन। इन पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, हर एक डायग्राम में नहीं, पीवी डायग्राम में बात कर रहा हूँ। पीवी डायग्राम में कर्व के नीचे का एरिया क्या होता है, वर्क डन देता है, ठीक है। और याद रखेंगे वर्क डन आपके पास पॉजिटिव होगा जब आपके पास एक्सपेंशन हो रही होगी, वर्क डन आपके पास नेगेटिव होगा जब आपके पास कंप्रेशन हो रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रही थी, ये एक्सपेंशन का केस था, तो इसमें तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, जो भी निकलेगा एरिया वो। पर अगर आपके पास यही ग्राफ कुछ इधर जा रहा होता प्रेशर वॉल्यूम का, तो आपके पास इसमें आप देख पा रहे हो कि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रही है, तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो जो भी वर्क डन आपके पास निकल के आए एरिया निकालने से, वो आपको क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया निकाल के बिटवीन द कर्व आप क्या निकाल सकते हो, एरिया बिटवीन द कर्व निकाल के क्या निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं आपके पास कि वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा या कितना होगा हमारे पास, ठीक है। कई बार क्या होगा कि आपको साइक्लिक प्रोसेस दिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस देखूं कि क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रोसेस बहुत सारे सीरीज
प्रोसेसेस होने के बाद सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम पर आपने कई सारे प्रोसेस कर दिए, कभी आइसोबारिक, कभी आइसोकोरिक, कभी आइसोथर्मल, कभी एक्सपेंड कर दिया, कभी कंप्रेस कर दिया। ठीक है, सारे प्रोसेसेस होने के बाद अगर फाइनली सिस्टम उसी स्टेट में आ जाए, अब मैं पहले बता चुका हूँ स्टेट क्या होती है, स्टेट कैसे पता चलती है। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल से पता चलती है कि अगर आपके पास वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो इनिशियली थे वही बाद में आ जाए तो सेम स्टेट में आ गया, अगर उनमें से कोई एक भी चेंज हो जाए तो प्रोसेस हो गया है। ठीक है, तो आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेस अगर एक सिस्टम वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो आप बोलते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इफ आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेस, ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, या फिर बोल लो आपके पास चेंजेस, if system returns to its initial state, if system returns to its initial state, तो आपके पास आप बोलेंगे कि जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि मान लो आपके पास एक प्रोसेस मैंने ऐसा दिखाया है, इधर गया, इधर गया, इधर गया और इधर वापस आ गया। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इसका ग्राफ है। इस तरीके से प्रोसेस देखो, ए से चला बी तक गया। ठीक है, बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। तो प्रोसेस वापस जब इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो ये हमारे पास कैसा कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। एक्चुअली में आपको साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा कंप्लीट साइकिल बनी दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस में भी वर्क डन कैसे निकलता है। तो मान लो मैं एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस हम इस तरीके का बना लेते हैं। ये यहाँ पर जैसे मैं एक्सिस दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये हम ये एक्सिस ले लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास मान लो मैं यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, और ये कोई एक हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है इस तरीके का। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इसमें जब हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन में मैंने अभी बताया था कि वर्क डन में आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास 4 प्रोसेस हुए हैं, तो वर्क डन ए बी प्लस दूसरा प्रोसेस बी सी का है, प्लस दूसरा प्रोसेस, अगला प्रोसेस है सी डी का है, और अगला प्रोसेस हमारे पास डी ए का है। अगर मैं सबका वर्क डन निकाल के जोड़ दूं तो आपके पास नेट वर्क डन आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब ध्यान दो, ए बी का जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो ए बी का वर्क डन आएगा हमारे पास, इस अभी बताया था ना हमने, इस ए बी कर्व के नीचे का एरिया, राइट, ये पूरा का पूरा एरिया, ए बी कर्व के नीचे का एरिया, ये आ गया हमारे पास ए बी का वर्क डन। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। ओके, ठीक है, जब हम बीसी का निकालेंगे तो बीसी में देखिए आपके पास बीसी प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है। बीसी प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस में वर्क डन वैसे ही 0 होता है, तो इसका तो भूल ही जाओ। ठीक है, डीए प्रोसेस में भी वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस में भी वर्क डन 0, तो इसको भी भूल जाओ। अब बचा कौन सा, सीडी प्रोसेस। ठीक है, तो सीडी प्रोसेस का जब वर्क डन आपको पूछा जाएगा तो सीडी प्रोसेस का वर्क डन तो एरिया अंडर द कर्व से ये नीचे नीचे का वर्क डन आ जाएगा, राइट। ठीक है, आ गया भाई। तो हमने जब वर्क डन निकाला तो हमने देखा कि जो आपके पास बीसी पार्ट है इसका भी वर्क डन 0 हो चुका है, और जो डीए पार्ट है इसका भी वर्क डन 0 हुआ है। एबी का वर्क डन आया, एरिया अंडर द कर्व एबी, एरिया अंडर एबी कर्व। ठीक है, और आपके पास सीडी का आया, एरिया अंडर सीडी कर्व, एरिया अंडर सीडी कर्व। और आप जानते हो कि एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव, और यहाँ पर हो रही है कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव। तो ये वर्क डन नेगेटिव है, ये वर्क डन पॉजिटिव, तो बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस का। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एरिया था, जो ए बी के नीचे का कंप्लीट एरिया था, ठीक है, ये वाला कंप्लीट एरिया, उसमें से हमने ये नीचे वाला एरिया घटा दिया तो कितना बचा, सिर्फ हमारे पास पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से अगर नीचे नीचे का हिस्सा हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, इसके अंदर अंदर का एरिया रह जाएगा ना। तो हमारे पास जो वर्क डन आपने निकालना, ये जो वर्क डन आपने निकाला ये कौन सा एरिया बच गया, एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, एरिया इंक्लोज्ड रह गया। जो कर्व के बीच का जो एरिया है सिर्फ ये एरिया रह गया। तो आप याद रखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व इज द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। जो कर्व के बीच का एरिया है वो हमारे पास क्या है, नेट वर्क डन देगा। तो ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इस पे भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम करें तो जैसे कि आपके पास नॉर्मल से एग्जांपल है, वैसे हमारे पास एक इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से प्रोसेस जाता है हमारे पास, सी से पहले बी तक जाता है। ठीक है, एक्चुअली में ये उल्टा बना दिया मैंने। ठीक है,
एक बार दोबारा हम इसको बना लेते हैं। ओके, तो फिर से बनाते हैं। ए से पहले प्रोसेस बी तक आता है, बी से प्रोसेस फिर हमारे पास सी तक जाता है, और फिर यहाँ सी से हमारे पास वापस ए तक जाता है। तो प्रोसेस ऐसा दे रखा है हमको, और यहाँ पर प्रेशर है, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम है भाई, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, और यहाँ पर दे रखा है प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है जस्ट इसके नीचे, ये हमारे पास 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। और यहाँ पर जो ए के सामने इधर जो वॉल्यूम है, यहाँ पर ये 1 दिखा रखे है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारे पास ये 2 दिखा रखे हैं, मीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम है। ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्यूरिंग होल प्रोसेस जो हीट दी गई है, हीट सप्लाई की गई है, हीट सप्लाइड जो है वो हमारे पास 5 जूल की है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि वर्क डन इन सी से ए तक आने में वर्क डन कितना हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क डन एक्चुअली में जो हीट सप्लाइड है ये एक्चुअली में टोटल वर्क डन दे दिया। इसको हम आगे जाके जब थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ समझेंगे तो वहां पर देख लेंगे कि हीट जो गिवन है वो वर्क डन में कैसे कन्वर्ट होती है आपके पास। ठीक है, अभी के लिए याद रखिए कि जो ये हीट सप्लाइड दे दी, ये टोटल हीट दी गई थी सिस्टम को, और हीट को लेकर ही तो सिस्टम वर्क डन करेगा। तो ये एक्चुअली में टोटल वर्क डन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, टोटल वर्क डन दे रखा है कि हमने कितनी हीट दी थी, तो ये सिस्टम टोटल उसी का वर्क डन करेगा। ओके, तो हम अगर इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन लिखें तो ये किस किस प्रोसेस का है, ए बी प्रोसेस का है। ठीक है, ये और किसका है, बी सी प्रोसेस का है, और किसका है, सी ए प्रोसेस का। सी ए का तो हमको निकालना है। अच्छा, और देखते हैं इसमें ए बी टोटल तो दे दिया हमको 5। अगर मैं वर्क डन ए बी निकाल दूं, वर्क डन बी सी निकाल दूं, तो हमको वर्क डन सी ए मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ से देखिए बी सी, देखिए एक बार बीसी प्रोसेस में, क्योंकि इस तरफ वॉल्यूम एक्सीज है तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। बीसी प्रोसेस में भाई देखिए इस पॉइंट के लिए भी वॉल्यूम 2, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम 2, 2 2 2 2, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन क्या होता है, 0, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो बीसी का तो 0 हो गया। अब रह गया हमारे पास वर्क डन एबी का। ठीक है, एबी का वर्क डन देखिए, एबी ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट के लिए देख लो प्रेशर की वैल्यू 10 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन याद रखो, पी इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हुआ करता था। राइट, तो इसका वर्क डन क्या होगा, प्रेशर है 10, वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम ये ऊपर जा रहा है प्रोसेस, तो फाइनल वॉल्यूम ये बनेगी जो कि 2 के बराबर है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम 1 के बराबर थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 जूल का वर्क डन। राइट, तो इसको इसमें रख देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ए बी का वर्क डन हमारे पास 20 जूल का, बी सी का हमारे पास 0 का है, सी ए का हमको निकालना है, तो वर्क डन इन सी ए इज इक्वल टू माइनस का 15 जूल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया है। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में अगर ग्राफ हमारे पास क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन जो भी इसका निकल के आएगा, वर्क डन निकल के क्या आएगा, एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बोल लो या एरिया बिटवीन द कर्व, ये वर्क डन होगा पॉजिटिव अगर हमारे पास ये साइक्लिक जो जो साइकिल है हमारे पास ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर साइकिल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है लाइक दिस, ठीक है, देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड हाउ यू गेट द वर्क डन, you will get the work done by finding the area between the curve or area enclosed. Okay, now another example is, let's see we have a graph between pressure and volume। तो ग्राफ हमको दो तरीके से दे रखा है, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ थोड़ा सा बड़ा साइकिल ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, ये ग्राफ जो है हमारे पास इस तरीके से है, और ये ग्राफ जो हमारे पास इस तरीके से है, इसको प्रोसेस 1 बोला गया है, इसको प्रोसेस 2 बोला गया है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस वर्क डन हमारे पास कैसे रहने वाला है ये पूछा है, whether it's positive, whether it's negative or it's zero or you can't say, इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर दो प्रोसेस हुए हैं। प्रोसेस 1 जो है, प्रोसेस 1 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में आपके पास कैसा वर्क डन बताया था, पॉजिटिव। राइट, अच्छा प्रोसेस 2 जो है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेट वर्क डन जो बनेगा वो प्रोसेस 1 का वर्क डन प्लस प्रोसेस 2 का वर्क डन बनेगा। ठीक है, और वर्क डन होता क्या है, एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो वर्क डन बनेगा W1 माइनस W2 बनेगा, क्योंकि W2 नेगेटिव वर्क डन है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। पर हम एरिया से देख पा रहे हैं कि जो सेकंड प्रोसेस है उसका एरिया फर्स्ट वाले से ज्यादा है, तो सेकंड का वर्क डन भी ज्यादा होगा। राइट, क्योंकि जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, एरिया बिटवीन द कर्व, इसका ये बड़ा सर्कल है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, मतलब सेकंड में ज्यादा वर्क डन हुआ होगा। इसका मतलब ये पीछे वाली टर्म आगे वाले से ज्यादा है, तो किसी कम चीज में से ज्यादा नेगेटिव घटाएंगे तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव। सो द वर्क डन विल बी नेगेटिव इन द होल प्रोसेस, ऐसा इसमें हमारे पास रहने वाला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हमारे पास।
हमने देखा था पीवी इंडिकेटर डायग्राम। पीवी इंडिकेटर डायग्राम हमने आइसोथर्मल का भी देखा और हमने एडियाबैटिक का भी देखा। दोनों का ही ग्राफ इस शेप का रहता है। अगर यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो एक्सपेंशन का ग्राफ भी इसी शेप का, और हमारे पास किसका ग्राफ, क्या नाम है, कंप्रेशन का भी इसी शेप का। दोनों का जो ग्राफ है वो एक जैसी शेप का है। तो कैसे पता चले कि अगर एक ही ग्राफ में दोनों दे दिए जाए, जैसे कि इस तरीके से ग्राफ दे दिया प्रेशर और वॉल्यूम, और इस तरीके से ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ग्राफ इनमें से एक ग्राफ आइसोथर्मल है, इनमें से एक ग्राफ कैसा है, एडियाबैटिक है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक। तो हाउ यू विल डू दैट, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम करेंगे स्लोप ऑफ द पीवी कर्व। तो टॉपिक का नाम है स्लोप ऑफ पीवी कर्व। पीवी इंडिकेटर जो डायग्राम है इसका स्लोप, ठीक है। तो हम इसको आइसोथर्मल के लिए निकालते हैं और एडियाबैटिक के लिए निकालते हैं। तो लेट्स सी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए, आइसोथर्मल की एक बार इक्वेशन याद करते हैं कि क्या होती थी, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती थी पीवी इज इक्वल टू आर टी एन आर टी, राइट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी इक्वेशन होती थी, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है किसी कर्व का, स्लोप होता है वाई में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज, या बोलो डेरिवेटिव से स्लोप निकलता है, हम जानते हैं ये, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, वाई एक्सिस पर कौन है, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे कोई है, वॉल्यूम। तो वाई में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज से हमारा मतलब है कि प्रेशर में चेंज बटे वॉल्यूम में चेंज मेरे को चाहिए। डीपी बाय डीवी मेरे को चाहिए, ये स्लोप देगा इस एक्सिस का, इस ग्राफ का। ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव से मिलता है, ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन होती है। तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, या डीपी बाई डीवी हमको कुल मिला के फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें दो फंक्शन है, प्रेशर और वॉल्यूम, दोनों वेरिएबल है। तो दोनों को हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एक को सेकंड फंक्शन। तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, प्रेशर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डीवी का डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज, वॉल्यूम एज इट इज रह गया, प्रेशर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन पी और बी का। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। यहाँ से आ गया पी डीवी इज इक्वल टू माइनस का वी डीपी, ओके। हमको तो डीपी बाई डीवी चाहिए, तो वी को उधर ले जाओ, तो माइनस का पी बाई वी इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी। तो दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। आइसोथर्मल कर्व का स्लोप आ गया माइनस का पी बाई वी। एक बार एडियाबैटिक के लिए और चेक कर लेते हैं उसका कितना आ रहा है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस की एक बार इक्वेशन याद करो, दिस इज पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं सेम फॉर्मूला से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो प्रेशर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पावर आगे गामा आगे आ गया, पावर में से एक कम, गामा -1, ठीक है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन इनटू में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशिएशन डीवी बन गया, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन, सेकंड वी की पावर गामा एज इट इज, पर प्रेशर का डिफरेंशिएशन डीपी और कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, गामा पी इंटू में वी की पावर गामा -1 इंटू डीवी इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आते हैं तो माइनस का वी की पावर गामा इंटू में डीपी, ठीक है। ये बन गया, हमको तो डीपी बाई डीवी चाहिए, तो डीवी को इधर ले आओ और इस टर्म को इधर ले जाओ, ठीक है। तो माइनस का गामा पी वी की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई वी की पावर गामा इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो बेस सेम पावर ऐड करने का काम करते हैं। तो माइनस का गामा पी वी की पावर गामा -1 इंटू वी की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी, दैट्स राइट, ओके। बेस सेम तो पावर ऐड करेंगे, तो माइनस गामा प्लस गामा कट जाएगा, वी की पावर जस्ट -1 बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा पी वी की पावर माइनस गामा इज इक्वल -1, सॉरी गामा तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी, राइट, डीपी बाई डीवी। तो यहाँ से कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कि क्या आ गया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, तो दिस विल बी इक्वल टू dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस का गामा टाइम्स p बाई v, राइट। तो अगर दोनों को कंपेयर कर सके तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये क्या शो कर रहे हैं हमारे पास, किसका ज्यादा है और किसका कम है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से कि एडियाबैटिक का जो आया है वो आया है dp बाई dv, स्लोप जो है dp बाई dv को स्लोप बोलते हैं, दिस इज माइनस का गामा टाइम्स p बाई v। और आइसोथर्मल का जो आया है वो डीपी बाई डी टी, जिसको डीपी बाई डीवी जिसको स्लोप बोलते हैं, ये आया ओनली पी बाई वी माइनस का, ठीक है, माइनस का पी बाई वी। तो देख सकते हैं कि जो एडियाबैटिक का स्लोप है ये गामा टाइम्स ज्यादा है। हाँ, दोनों के स्लोप नेगेटिव है, स्लोप ऑफ बोथ आर नेगेटिव। अच्छा ठीक है, दोनों का स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव का तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो गामा है ना, गामा ये आपके पास सीपी बाई सीवी की रेशियो थी, और ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमारे पास कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ से क्लियरली एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा नेगेटिव होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है दिस इज मोर नेगेटिव या ज्यादा है देन
आइसोथर्मल प्रोसेस, देन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा स्लोप है किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस का। कहां पर, नेगेटिव में ज्यादा है। ठीक है, दोनों के स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव में ज्यादा है, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इजी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनका ग्राफ है उसमें आपको जस्ट क्या चेक करना है, ताकि आप ये बता सको कि दो गिवन ग्राफ में से कौन सा आपके पास एडियाबैटिक होगा। ठीक है, अगर एक एडियाबैटिक है एक आइसोथर्मल है तो कौन सा एडियाबैटिक होगा कौन सा आइसोथर्मल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट जैसे मान लो ये एक मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया इस तरीके से। ठीक है, आपको स्लोप बनाने के लिए क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना होता है इस पे, ये हमने टेंजेंट बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, स्लोप। ठीक है, तो होता तो एक्चुअली में वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ नहीं, आप नेगेटिव के साथ बना लो। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एंगल बना लो। ये नेगेटिव में स्लोप दिखा रहा है एक्चुअली में, ये जो थीटा एंगल है ये क्या है, नेगेटिव में स्लोप है। तो ये जिसका ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक। मतलब कि आप कोई भी, आपको पीवी इंडिकेटर डायग्राम दे दिया, ठीक है, उस पर आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट पे एक्स एक्सिस बनाओ। एक्स एक्सिस में इस साइड नहीं, पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है। तो इस साइड एंगल चेक कर लो, जिसका ये एंगल ज्यादा वही एडियाबैटिक, जिसका ये एंगल ज्यादा वही क्या है, एडियाबैटिक। राइट, तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। तो अभी हम एक बार उसमें कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा है ना भाई स्लोप। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है दिस इज ग्रेटर इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव में दोनों का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, चलिए एक जैसे ये जो हमारे पास ग्राफ था इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन सा क्या है। तो अगर हमारे पास एक्सपेंशन की बात करी जाए और हमारे पास दो ग्राफ ऐसे शो कर दिए जाए, ठीक है, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से वाला एडियाबैटिक है और कौन सा आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये हमारे पास एक्सपेंशन का केस है। एक्सपेंशन के केस में आप इसको याद भी रख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्लोप बनाया। यहाँ पर देखिए आपके पास ये मैंने क्या बना दिया, टेंजेंट, ये टेंजेंट बना दिया। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस यही से देख लो, ये हमारे पास एंगल बना, यहाँ पर थीटा 1 मान लिया। ऐसे ही हमने इसमें भी स्लोप बनाया। ठीक है, ये मैंने स्लोप बनाया और ये यहाँ पे आया, इसमें ये थीटा 2 है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा। देखो ये थोड़ा सा पसरा हुआ सा ग्राफ है और ये आपके पास एंगल कम है, और ये देखो ऐसा उठा हुआ ग्राफ है। एक एक तो ऐसा ग्राफ है, ऐसा खड़ा सा, और एक आपके पास ऐसा पसरा हुआ ग्राफ है। ठीक है, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि ये थीटा 2 छोटा है थीटा 1 से, तो जिसका एंगल नेगेटिव में बड़ा था वही क्या था, एडियाबैटिक। तो जो ये नीचे वाला ग्राफ होगा, इसको अगर मैं दोबारा से यहाँ पर दिखाऊं तो मैंने ये ग्राफ ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन के दौरान आप याद भी कर सकते हो, या अदरवाइज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से। तो डेफिनेटली ग्राफ 1 जो है ये हमारे पास है एडियाबैटिक, क्योंकि इसका नेगेटिव में स्लोप ज्यादा है। और ये हमारे पास कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर ये दो डिफरेंट प्रोसेस है तो। ओके, अब हम एक बार इसमें कंप्रेशन की और बात कर लेते हैं कि कंप्रेशन में इसको कैसे पहचानेंगे। तो कंप्रेशन में देख लीजिए, कंप्रेशन में क्या होगा, ग्राफ जो है एक कॉमन पॉइंट से कंप्रेस होकर, मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा ये से। ठीक है, ये ग्राफ बनाया हमने किसका, एक्सपेंशन का नहीं, कंप्रेशन का ग्राफ है, क्योंकि वॉल्यूम घट रही है, यहाँ पर वॉल्यूम है यहाँ पर प्रेशर। तो फिर से आप स्लोप लेना है, स्लोप लेना है तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये आपने बनाया क्या, टेंजेंट। ठीक है, और एक टेंजेंट इसमें बनाया। ठीक है, एक टेंजेंट इसमें बनाया। तो ये डेफिनेटली आपके पास दिख रहा है कि ये एंगल कम है और ये एंगल ज्यादा है। ठीक है, थीटा 1 अब की बार कम है, थीटा 2 ज्यादा है। तो थीटा 2 ज्यादा है तो अब की बार ऊपर वाला एडियाबैटिक हो जाएगा, तो दिस विल बी द एडियाबैटिक और दिस विल बी द आइसोथर्मल। ठीक है, तो याद ही रख लो इसको कि आपके पास एक्सपेंशन के दौरान नीचे वाला एडियाबैटिक होता है, ऊपर वाला आइसोथर्मल। और आपके पास कंप्रेशन के दौरान जब यहाँ से ऐसे जाते हैं, कंप्रेशन के दौरान आपके पास ऊपर वाला एडियाबैटिक हो जाएगा, नीचे वाला आइसोथर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद ही रखेंगे। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन द कर्व्स। ओके, अगर मैं एक ही ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस शो करूं, स्लोप ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस शो करूं, तो देखिए आपके पास एक ही ग्राफ से मैं शो कर सकता हूं। देखिए सपोज करो मैं यहाँ पर एक कर्व लेता हूँ, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, मैं इसमें सारे प्रोसेस शो कर रहा हूँ। ठीक है, सारे प्रोसेस शो कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को ऐसा स्ट्रेट लाइन इधर बनाता हूँ ये, ठीक है, तो इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू हर पॉइंट पे एक जैसी है। तो ये ग्राफ किसका होगा, आइसोबारिक प्रोसेस का। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम ऐसा जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाऊं तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू हर जगह पे सेम है। तो ये हमारे पास किसका है, आइसो
कोरिक प्रोसेस का या आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस का ग्राफ होगा, आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस का ग्राफ रहेगा। ठीक है, अब बात आता है आपके पास, क्योंकि पीवी डायग्राम में हम जानते हैं पहले से ही कि आपके पास कैसे शो करते हैं आइसोथर्मल और आइसोस्कोप। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस हो, इस तरीके से जाता है। ठीक है, और अगर हम इसी प्रोसेस को यहाँ से ऐसे शो कर दे, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, अब समझना इस बात को, मैंने ये ऊपर नीचे किया है। देखना, जो नीचे वाला प्रोसेस है यहाँ पर, इस पॉइंट के बाद देखना, इस पॉइंट के बाद जो मैंने पिछले स्टेप में कराया था, नीचे वाला एडियाबैटिक होता है, ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है, ये वो है। अगर आप इसको ऊपर चेक करते हो ग्राफ से, तो ऊपर वाला एडियाबैटिक है, नीचे वाला आइसोथर्मल है। तो इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर ये एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल, नीचे ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। अगर इसी ग्राफ को, इसी सेम ग्राफ को, ठीक है, हम अगर शो करने लग जाए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ से, किससे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ से इसको शो करने लग जाए, तो ग्राफ कैसा आएगा ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए, प्रेशर कांस्टेंट, तो मतलब इस एक्सिस को कांस्टेंट रखना है, तो ये लाइन होगी। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ओ वाह, एक बार मिले उससे पहले अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस दिखाना, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर ये रहा इस एक्सिस पे, टेम्परेचर कांस्टेंट दिखाना, तो ये लगाई लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, ये होगा हमारे पास आइसोबारिक, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट था। आइसोकोरिक दिखाना, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद करो उसकी इक्वेशन आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये रहा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस का। ठीक है, अब बात आते हैं कि एडियाबैटिक का कर्व कैसा बनेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस एक बार याद रखो, मैंने आपको कई एग्जांपल भी दिखाए थे, जैसे कि गैस का छोटे से छेद से बाहर निकलने पे ठंडा लगना, या डीओ या परफ्यूम वगैरह का छोटे से छेद से बाहर निकलने पे ठंडा लगना। तो जब गैस एक्सपेंड होएगी तो उसका टेम्परेचर कूल करता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि गैस जब एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है तो गैस कूल डाउन हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंड होना मतलब कि प्रेशर डिक्रीज होना, प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसा आएगा, हमको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है। ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है तो टेम्परेचर कूल हो रहा है। तो ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनेगा इसी ग्राफ के लिए। और अगर इसी ग्राफ को वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बनाना हो, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर टेम्परेचर, तो ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाऊंगा तो ये इस पे, इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी ना किसी भी पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक का। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाऊंगा तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये देखिए टेम्परेचर की वैल्यू, ये हो जाएगा आइसोथर्मल का। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाऊं तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब बात आती है कि एडियाबैटिक कैसा शो करा जाए। ठीक है, तो एडियाबैटिक में चेक करो, एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से यही चीज है। ठीक है, कि अगर आपके पास गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होना मतलब वॉल्यूम बढ़ना, तो उस टाइम पे टेम्परेचर घटता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, और इसका उल्टा, अगर वॉल्यूम घटी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम इसका ग्राफ ऐसा शो करते हैं, टेम्परेचर बनेगा तो कर्व टाइप कर, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम डाउन आ रही है, नीचे आ रही है, तो वॉल्यूम घटेगा, तो ये हमारे पास बनेगा इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने एक ही कर्व में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस शो कर दिए कि किस तरीके से आप डिफरेंट प्रोसेसेस को पहचान सकते हो, उनको बना सकते हो, कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपका ज़्यादा कुछ यूज का नहीं है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, फिर भी मैंने इसको करा दिया, तो आप चाहो तो इसको लीव कर सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल करेंगे, और फिर हम हीट इंजन करके लास्ट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता देना कि अगर कोई डाउट हो तो।